बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज ये इस साल का आखिरी प्रोग्राम है 7 से 8 सना हाशमी के साथ, क्योंकि जाहिर है कल के बाद जो है वो सन 2024 का आगाज़ होगा। 9:30 से पहले का जो शो मैंने सोचा, मैंने कहा कि कुछ रिवायत से ज़रा हटके ही किया जाता है। लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि आने वाला साल जो है वो उनके लिए किस किस्म का पैगाम लेकर आ रहा है। लोग जो हैं न्यू रेजोल्यूशंस जो हैं वो भी बनाते हैं, लेकिन साथ साथ सितारे जो हैं वो क्या कहते हैं इस पर लोगों की बड़ी मेरा ख्याल है बातें भी होती हैं, और साथ साथ लोगों का एक इंटरेस्ट भी होता है। तो आज हमने सोचा ज़रा पाकिस्तान के सितारे क्या कहते हैं इस पर बात कर लेंगे, और ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं इनका मुस्तकबिल सितारों की रोशनी में क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जो सियासतदान हैं, वो गिरदाव का शिकार हैं। आप पीटीआई के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन को ही ले लें, वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। फिर अगर सो ऑन एंड ऑन बात की जाए तो दीगर और पॉलिटिशियंस भी समझते ये हैं कि शायद सितारे उनके गर्दिश में हैं। कुछ लोगों के सितारे ऐसा भी लग रहा है कि चमक रहे हैं। तो क्या 2024 जो है आने वाला साल पाकिस्तान की किस्मत बदल सकेगा, पाकिस्तान की मईशत बदलेगी, पाकिस्तान के सियासतदानों के हालात बदलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंटली कुछ चीज़ों पर मेरा ख्याल है सितारे तो क्या कहते हैं, लेकिन ये आज जिस शख्सियत को मैंने दावत दी है इस मामले पर, सामिया खान माहिर इल्म नजूम है, पाकिस्तान की बड़ी मायनाज माहिर इल्म नजूम है, और इनकी अभी तक मैंने बहुत अरसे से इनको हम भी फॉलो करते आ रहे हैं, और अक्सर मेरे प्रोग्राम्स में जब भी न्यू ईयर करीब हो रहा होता है तो हम इनको ज़रूर जहमत देते हैं। और इनकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो काफ़ी हद तक खान साहब के बारे में जो प्रेडिक्शंस थी, आई एम सॉरी, लेकिन वो वही होती रही, ऐसा लगता रहा। और अब आगे क्या होने वाला है आज उनसे पूछेंगे। इसके अलावा जो सियासी जमातें मसल्स दिखा रही हैं, क्या वो इलेक्शंस जीत कर अपने सर पर सहरा भी बांधेंगी या नहीं। आज ही के प्रोग्राम में एक इंटरेस्टिंगली आपको चीज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक कंपनी है, उसकी जानिब से लैपटॉप्स जो है वो तरतीब दिए जाते हैं, तो उनका जो है ये काम और ये अंदाज जो है वो मार्केटिंग लेवल पर किस नौयत का है, और पाकिस्तानी आवाम के लिए और पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है उसमें किस हद तक बूम का किरदार अदा करेगा। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सामिया खान मेरे साथ होंगी। सितारों की चाल होगी नए साल पर, आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो हैं वो आप हमें बता सकेंगे। कोशिश करूंगी कि लाइव कॉल्स लूँ, लेकिन सामिया से आज हमने 1-on-1 जो है वो गुफ्तगू रखी है। तो एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो सामिया खान आपके साथ होंगे। वेलकम बैक। बगैर तमहीद बांधे आपकी मुलाकात करवाते हैं सामिया खान से। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इल्म नजूम है, और मैंने जैसे कहा कि बड़ी प्रेडिक्शन जो है पिछले सालों में सामिया की हमने देखी है कि बहुत हद तक नहीं बल्कि काफ़ी 100% मैं कह सकती हूँ कि पूरी ही हुई है। सामिया जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। और जो है आपके माशाल्लाह देखने वालों को, हम में से जो कोई भी 2024 में एंटर होने जा रहा है, मेरा ख्याल है 2 नफल शुक्राना अदा करना चाहिए, क्योंकि 2020 से लेके जो नशेबो फराज से हम गुजरे हैं ना, तो 2024 में अल्लाह का शुक्राना बनता है। बेशक, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर जो है 2023 रहा है सामिया जी, और ज़ाहिर है आगाज़ तो नई उम्मीदों और ज़ाहिर है इस बात पर करना ही चाहिए, ख्वाबों के साथ करना चाहिए। लेकिन आप समझती हैं कि पहले तो पाकिस्तान के सितारे मुझे बता दें क्या कहते हैं। आपने कहा कि शुक्राने के नफल अदा करें, वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन 2024 पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कैसा साबित होने वाला है, आपका इल्म क्या कहता है? बच्चे, जैसे आपने शुरू में कहा ना कि पूरी हो जाती थी जो पिछली प्रेडिक्शंस थी, बल्कि मैं अपने अल्लाह के सदके जाऊं कि पूरा पैराग्राफ ही पूरा हुआ। लेकिन आप यकीन जानिए कि जब मैं वो पेश गोइयाँ कर रही होती थी तो मैं, आप ऑन स्क्रीन सब विटनेस है, मैं कहती थी अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊँ, क्योंकि मैं मुल्क के लिए कुछ अच्छा नहीं देख रही होती थी। और एक डेट जो थी वो थी 20 मई 2023, और मैं कहती थी कि अगर 20 मई 2023 तक हम एज पाकिस्तानी, और मेरा मुल्क जो मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं, वहाँ तक यकीन जानिए वो जो यहूदियों के अज़ाइम हम सुनते थे ना कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा, वो उसके बहुत ख़तरात के इम्कानात मौजूद थे। तो ये बच्चे, जो हम आज इस 2023 से जब आगे का सफ़र शुरू करते हैं, तो मुझे अपने रब के हुक्म से इतनी उम्मीद है कि अब अल्लाह के फजल से हम एक सिक्योर पाकिस्तान में दाखिल 2024 और
25 में अच्छी खबरें मौजूद हैं। मुझे डर लगता था कि मेरे चेहरे पे मनहूस का टैग ही ना लग जाए कि मैं 3 सालों से कोरोना की प्रेडिक्शन से लेके खान साहब के आइसोलेशन में जाने तक मैं कोई अच्छी खबर नहीं देती थी अब आपके सुनने वालों को। तो मुझे ये खौफ आता था कि लोग मुझे देख के अपना चैनल ही ना बदल दिया करें। नहीं, लोग तो बड़े ध्यान से सुनते थे कि सामिया जो कह रही है वो तो एक के बाद एक पूरा होता जा रहा है। अभी आपने खान साहब का नाम लिया, मैं दोबारा उस पर आऊंगी, लेकिन आप कह रही है कि 2024 तब 25 तक पाकिस्तान एक अच्छे फेज में दाखिल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे रब ने मुझे जिंदगी बख्शी और ये कह कुछ अच्छा कहने के भी काबिल हूँ कि 2024 और 2025 वो वाला टाइम है। हजरत अली का फरमान है ना कि वक्त से पहले नहीं मिलता, नसीब से ज्यादा नहीं मिलता। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान अब एक सिक्योर जोन में होगा। अब ये वो खित्ता बनेगा जिस खित्ते से अहम काम लिए जाएंगे। अब वो टाइम शुरू हो जाएगा हमारा। ओके, अच्छा चलें अब आगे बढ़ते हैं। इंशाल्लाह कामयाबी के साथ पाकिस्तान अपने नए साल का आगाज करेगा। अब जरा शख्सियात पर आ जाते हैं सामिया जी, क्योंकि जाहिर है 2024 से पहले तो ये बताएं कि आपके सितारों में पाकिस्तान में इलेक्शन तो हो रहे हैं ना। वैसे तो हमें पता है पत्थर पे लकीर है कि वो तो हो रहे हैं, लेकिन सितारों के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि मैं ना इस डेट से बहुत पीछे से प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाती हुई आ रही हूँ ना, तो मैंने कहा था कि 13 दिसंबर 2023 से लेके 5 जनवरी 2024 तक हर अगर मगर ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि इलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है जब तक आप अपना प्रोग्राम ऑन एयर करने जा रही हैं तो हम 5 तारीख के बहुत करीब हैं, तो मेरा ख्याल है वो कियोस का वक्त ख़त्म हो जाएगा। मुझे बहुत इम्कान है कि 8 को और फिर 5 तारीख से फौज का सितारा मजीद स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। जैसे कि 2023 में मैंने कहा था कि ये फौज के स्ट्रॉन्ग होने का साल है और अभी 5 जनवरी से मजीद सॉलिड होने जा रहा है। तो इसका ये मतलब जो मैं इम्कान लेती हूँ यहाँ से कि हमारे इदारे केपेबल होंगे और हमारी जुडिशरी भी केपेबल होगी कि ये काम जो है वो पीसफुली करा लिया जाएगा इंशाल्लाह। चलेगा, यानी ये सितारे भी जो है फेवर कर रहे हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस को। अब आ जाते हैं सामिया जी शख्सियात के ऊपर। अभी आपने ज़ाहिर फौज के हवाले से बात की है, तो ज़ाहिर फिर सिपा सालार की भी बात कर लेते हैं और फिर चीफ जस्टिस की कर लेते हैं, फिर सियासतदानों की तरफ आते हैं। ये अगले सालों में ज़ाहिर बड़े अहम फैसले होने हैं मुल्क के हवाले से। अगर मैं बात करूं तो सिपा सालार के सितारों के हवाले से आप हमें कुछ बता सकती हैं किस हद तक उनके सितारे सपोर्टिव हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड हिमसेल्फ एज वेल? अच्छा, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया। जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि जी वजीर आजम के सितारे कैसे, कौन होगा, हु विल बी द न्यू मिनिस्टर, इसी तरह वो 6 जर्नैल से, ये 2022 की बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसमें 6 शख्सियात की डेट ऑफ बर्थ थी। मैंने कहा जी ये मेरा नहीं बता सकता हु विल बी द न्यू चीफ, लेकिन जब मैंने उन 6 पे काम किया और अपना एनालिसिस दिया, बिलीव मी कि मुझे नहीं पता था हु इज द जनरल आसिम मुनीर साहब कौन है, या मैं क्योंकि इन चीज़ों से इतनी अवेयर नहीं हूँ। उनमें जनरल फैज साहब की भी डेट ऑफ बर्थ मौजूद थी। तो मैंने फैज साहब के सितारों पे तो कहा कि इनके सितारे ऑलरेडी इन्हें OSD कर चुके हुए हैं, तो इनका तो चांस नजर आता कि ये नए चीफ बनेंगे। जनरल आसिम मुनीर पे जब मैंने काम किया तो यकीन जानिए मैंने कहा कि ये बंदा एक ट्रू पेट्रियाटिक मुहिब्बे वतन इंसान नज़र आता है। मेरी दुआ है कि कुदरत इन्हें चांस दे। मेरे कहने पे तो ऑब्वियसली वो नहीं बने, लेकिन मुझे आज भी अपना एनालिसिस याद है और ये मैं आपको 2022 की बात बता रही हूँ। तो जब अब मैं बातें सुनती हूँ, उनकी जो स्टेटमेंट सुनती हूँ, तो वो बातें वही हैं जो मैं पाकिस्तान के बारे में कहा करती थी कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान मादनी ज़खायर से माला माल है। हमें एक ट्रू और जेन्युइन लीडरशिप चाहिए। इसका सेहरा इनके सर बंधने जा रहा है या नए आने वाले सेटअप के सर बंधने जा रहा है, लेकिन ये तो तयशुदा सी बात है कि पाकिस्तान अब तरक्की की मंजिलों पे सफ़र शुरू करेगा।
ठीक हो गया। और ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, इनके बारे में कहा जा रहा है कि बड़े डिफरेंट काम कर रहे हैं, जुडिशरी जो है वो रिफॉर्म्स की तरफ भी जा रही है और जो जुडिशरी का निजाम है उस पर भी लोगों का बड़ा एतमाद बहाल हो रहा है। इनके पास अब 1 साल का लगभग टेन्योर रह गया है, तो इस टेन्योर में आप क्या समझ रहे हैं, कुछ और बेहतर चीजें कर पाएंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा, या नॉर्मल जैसे चल रहा है रूटीन वर्क वैसे ही होगा 2024? अच्छा, एक चीज अच्छी हो जाएगी, वो जो हमने 2023 में इदारों का टकराव देखा है ना, हाँ जी, वो खत्म होने जा रहा है। और ये इस साल के शुरू से ही हो जाएगा। वो जो हम इदारों का टकराव आपस में देख रहे थे, कभी हम किसी की साख के ऊपर डेंट डाले जा रहे थे या कभी कुछ, अब वो ये है कि इदारों का टकराव खत्म होने जा रहा है। तो ये तो एटलीस्ट एक सुकून की बात होगी कि इदारे अब अपने अपने डोमेन में वापस उसी तरह काम करेंगे जिस तरह 2023 से पहले, चलो कुछ सुकून था, 2023 में बमबारी बढ़ गई थी। हाँ, तो ठीक हो गया, यानी सब अपने अपने रोल में वापस आ रहे हैं। अब सबसे ज्यादा जिसका इंतजार है लोगों को, वो लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, और आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक अब इस पर ज़ाहिर है आपको कुछ भी लोगों ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी प्रेडिक्शन आप ही की थी कि वो गर्दाब में आएंगे और वो फंसते चले जाएंगे और वो एक दलदल होगा, वो सब मैंने सुना भी, देखा भी है, और वो ऐसा ही होता रहा। अब जरा ये बता दें कि ये दलदल, उनका गर्दाब खत्म होने को आ भी रहा है 2024 में, या मजीद इसमें कोई तेजी आप देख रहे हैं? अच्छा, जिनके सियासी सितारे पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग है ना, जिन सियासतदानों में, ही इज वन ऑफ देम। अच्छा, बानी पीटीआई, मेरे सामने आपकी टीम भी अभी बैठी यही सवाल कर रही थी ऑफ द कैमरा, इतना उनको प्यार करते हैं लोग। लेकिन देखें, नवाज शरीफ साहब इतने बड़े एम्पायर समेत वो भी अपने सख्त वक्त में फंसे। जब सख्त वक्त खत्म हुआ, अभी जब हम उन पे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि सरसती कितनी जालिम होती है। और खान साहब तो कम वक्त के लिए फंसे हैं। खान साहब के तो कुल मिला के ये 2 से 2.5 साल का सख्ती का सफर है। सही हो गया। तो खान साहब, अगर मैं 2024 देखूं तो 20 मार्च 2024 के बाद रिलीफ की पहली शक्ल मुझे उनके लिए समझ आती है, वो भी किसी डील के नतीजे में। लेकिन अगर आप कहेंगी कि पावर मिलने जा रही है 2024 में, उसका मेरे पास मुझे कोई इम्कान उसका नजर नहीं आता। मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि इल्म है, गैब का इल्म तो अल्लाह ही की जात के पास है। लेकिन मुझे ये और तहरीक इंसाफ भी अभी मुश्किलात का शिकार रहेगी। और बानी पीटीआई मैं तो कहूँगी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएं, आपका मैसेज ही उन तक पहुँच जाए, जिस तरह बाकी लोगों ने डील के नतीजे में रिलीफ लिया और फिर वापस कम बैक भी किया जिंदगी में, तो आपकी तवज्जुह से ये पैगाम उन तक अल्लाह पहुँचा दे। ठीक हो गया कि वो, मुझे लगता नहीं है लेकिन कि वो डील करेंगे, क्योंकि वो डील वाले बंदे हैं नहीं। खैर, बहरहाल आगे चलते, वो एक रिजिड किस्म के हैं शख्सियत। लेकिन उनकी सियासी जिंदगी, उनकी अज़दवाजी जिंदगी बदस्तूर 2024 में भी जो है वो जरा सख्ती का ही शिकार है अभी। मुकम्मल रिलीफ भी नहीं है ना, पावर की तो इंडिकेशन मुझे नहीं नजर आती है अभी। अच्छा, इसका मकसद जो ग्लोरी लाइफ जो स्टारडम देख चुके वो देख चुके, अब 2024 और 25 और 26 तक जरा आराम ही करें, मेरा ख्याल है, तो बेहतर है। फिर बाकी आगे हालात देखते हैं। यहाँ पे मैं जरा उनके प्यार करने वालों को तसल्ली इसलिए दे दूं कि देखिए, जब पीपल्स पार्टी का वो दौर खत्म हुआ था ना, जब सदर आसिफ अली जरदारी थे, तो बेटा तुम, मैंने कहा था कि 10 साल लगेंगे इन्हें कम बैक करने में। जब नवाज शरीफ साहब के -1 होने की भी पेशगोई मैंने की थी, उनकी 1999 में 2/3 मेजोरिटी की गवर्नमेंट जाने की भी पेशगोई मेरी ऑन एयर मौजूद है। और ये जो -1 हुए थे, मैंने कहा था नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी, ये -1 हो जाएंगे। अब जब उनका सख्त दौर खत्म हुआ तो देखे सितारे उन्हें नवाज भी रहे वतन। और ये भी आपके सामने मैंने कहा था 2023 के सेकंड हाफ में नवाज शरीफ साहब को सितारे घर की खुशी देते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सामिया, अब नवाज शरीफ साहब की अगली जो खुशी है वो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद वजीर आजम बनना है। क्या वजारत उज़्मा के सिंहासन पर बैठना वो आप समझती हैं कि उनके सितारे इस हद तक उनको फेवर कर जाएंगे कि वो वजीर आजम के सिंहासन पर बैठ जाएंगे?
अच्छा देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि 10 जनवरी जब गुजरेगी 2024 की, सितारा मजीद पावरफुल होता है उनका। उनके नसीब का सितारा मजीद ताकत पकड़ता है, क्लीन चिट मिलती है, सुरखरू होते हैं। लेकिन वो किंग मेकर बनेंगे, 3 बारी वजीर आजम बनने की तो पेशगोई मेरी अपनी मौजूद है। जब वो जिला वतन थे, मुशर्रफ साहब का दौर था कि वो आएंगे और वो पावर में भी आएंगे। लेकिन मुझे या मेरा होमवर्क कमज़ोर है, या मुझे समझ नहीं आ रहा, या वो किंग मेकर बन के किसी पे हाथ रख देंगे। लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आता। मुझे वजीर आजम की आवाज़, सच्ची बात है मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा 4th टाइम वजीर आजम बनने का। हाँ, गुड हो गया सामिया जी, ये तो हमारे पास रिकॉर्ड भी हो रहा है और लोग लाइव भी सुन रहे हैं। वजीर आजम या नवाज शरीफ नहीं होंगे, लेकिन वो किसी को बना देंगे, इस पोजीशन में होंगे। एक और शख्सियत है, तबियत भी उनकी काफी नासाज है, लोगों ने मुझे कहा भी कि उनके बारे में पूछें। आसिफ अली जरदारी साहब बेताज बादशाह है सियासत के, उनका रोल 2024 में कैसा देख रही हैं? क्या किस हद तक वो चीजों में आगे आगे होंगे? कुछ हालात उनके सियासी बताइए हमें, कैसे होंगे? देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि किसी ने सियासत सीखनी है ना, वो जरदारी साहब से। सही बात है। और यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने बिलावल साहब की पॉलिटिकल ग्रूमिंग की है ना, हैट्स ऑफ है कि वो इतना लॉजिकल बोलते हैं बिलावल के। हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस भी अपने मंशूर को लेके इतना लॉजिकल नहीं बोल पाते हैं आज भी। तो मैं यहाँ पे उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग को तो हैट्स ऑफ कहूँगी। जरदारी साहब की पावर रहेगी। हाँ, मैं ये कहूँ कि अभी वो बिलावल साहब उस पे आ जाएंगे, लेकिन जरदारी साहब छाए रहेंगे अगले सिस्टम में भी। ये बिल्कुल वो वाइप ऑफ नहीं किया जा सकता। सामिया जी, हेल्थ के हवाले से थोड़ा बताइएगा। आसिफ जरदारी के हेल्थ के बारे में लोग बड़े कंसर्न हैं। वो कहते हैं कि उनकी हेल्थ इस वक्त काफी ज्यादा प्रॉब्लम करती है। अल्लाह ना करे 2023 में खतरा जरूर था। अब तो माशाल्लाह 2024 उन्हें फिर से एक पावर देता है। ओके, अब चूंकि बिलावल का नाम आपने ले ही लिया, जब बाबा का नाम आया तो बेटे का नाम तो आएगा। बिलावल साहब जो हैं, उनके बारे में लोगों के, खवातीन के भी बड़े बड़े तासुरात हैं। कुछ का तो क्रश भी है, लेकिन कुछ लोग क्रश भी करना चाहते हैं उनको। तो दोनों सूरतों में मुझे बताएं कि बिलावल साहब की क्या प्रेडिक्शन है? उनका सितारा उनके लिए किस हद तक फेवर करेगा? अगला वजीर आजम बिलावल या फिर उसके बाद अगला वजीर आजम होंगे? इस टेन्योर में तो मुझे नहीं नजर आते ना। मरियम नवाज साहिबा अभी जो 2000, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, इल्म है ये। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो है, उनके ना सितारे में एक प्रॉब्लम है कि वो या बहुत ही मायूस, उनके अंदर मायूसी आ जाती है, या वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, खुश फहम हो जाते हैं। तो मुझे डर था कि कहीं वो सियासत से मुंह ना मोड़ लें। लेकिन जो माशाल्लाह मैं उनका एक पॉलिटिकल ग्रूमिंग देखती हूँ, तो मुझे ये खतरा तो टल गया। लेकिन मैं फिर भी कहती होती हूँ, जिस दिन आसिफा भुट्टो जरदारी लॉन्च हो गई, तो बेनज़ीर साहिबा की लेगेसी को वो जो कमाल लेके चलेंगी, वो देखने वाले टाइमिंग्स होंगे वही। लेकिन बिलावल साहब बिल्कुल छाए रहेंगे। लेकिन मैं ये अहम जो एक ही हम मनसब को शायद अहम समझते हैं, वो है वजारत उज़्मा। अभी उसकी शेरवानी तो नहीं। हाँ, 1 जून 2024 से शुरू होने वाला टाइम, शादी की शेरवानी का इम्कान बहुत मौजूद है। क्योंकि इससे पहले अगर अब तक शादीशुदा होते तो शायद खान साहब की तरह 1 से ज़ायद शादियों का इम्कान है। अच्छा, लेकिन बिलावल से जब मैंने सवाल किया था ना शादी का, सामिया, मैंने बिलावल से शादी का सवाल किया था, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे। उन्होंने कहा मैं नहीं करता अभी शादी वादी, और ये आज से कोई 2 साल पहले की बात है। लेकिन अब जब उनसे सवाल किया तो वो कह रहे हैं कि शादी करूंगा तो बहनों की मर्जी से करूंगा। अब वो पहली दूसरी का तो मुझे नहीं पता, अब हो जाएगी, अब हो भी जाएगी। और मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर उन्हें अब ना की 2024 से शुरू होने वाले 1 साल टाइम फ्रेम के अंदर फिर शायद वो ना करने का फैसला कर लें, तो मेरा ख्याल है उनकी बहनों को ये मैसेज जाना चाहिए कि अब भाई की जो है ना वो डोरी बांध दे। और बड़ी मुबारक टाइम है ये उनके लिए, इस बंधन के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, बहुत, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत बातों में आपके साथ, तो मुझे लगता है कई घंटे बैठी रहे आप और हम इस तरह सवाल करते रहे आपसे, आप हमें बताती रहे, वक्त गुजर जाता है। पैलेस्टाइन का इशू सामिया जी जरा बता दें मुझे, गाजा के मामले पर आप समझती हैं कि फलस्तीन में जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, बम्बार्टमेंट हो रही है, इसराइल जिस तरह से पूरी हठधर्मी पर उतरा हुआ है, ये हालात आपको कुछ बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनल सिनारियो में? वहां पर थोड़ा सा बता दें मुझे।
अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मैं जल्दी जल्दी रैप अप करने की कोशिश करूँगी ताकि आपका टाइम ज़ाया ना करूँ। मैंने कहा था 2023 में थर्ड वर्ल्ड वॉर की एंड में जब हम 23 के पहुँचेंगे तो झड़पों की बिगिनिंग हो जाएगी। मुझे नहीं बहुत अफसोस होता है कि फ़लस्तीन बेचारा जद में आ गया है कि यहाँ से बिगिनिंग हो गई है, लेकिन 2020 के एंड पे मैंने कहना शुरू किया था कि एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ दुनिया का सफ़र शुरू हो जाएगा। इस बेस पे बल्कि इंटरनेशनल चैनल ने भी मुझे अकाउंटेबल किया कि आपके पास लॉजिक क्या है इस पेशगोई की। उसी बिना पे मैं कहती हूँ कि नए वर्ल्ड अलायंसेस बनेंगे, नई सुपर पावर्स बनेंगी और जो है उस तरफ सफ़र शुरू होगा जिसकी हमें निशानियाँ कुरान पाक में भी दी जाती हैं, यानी ग़ज़वा हिंद की तरफ दुनिया का सफ़र शुरू होना। तो ये सारा सफ़र अब उस तरफ शुरू, ये अब रुकेगा नहीं। ये अब रुकेगा नहीं, बल्कि 2-1 साल तो भी ज़मीन पे कुछ अमन है। 2000 जब हम 27 और 28 में पहुंचेंगे तो ये बाकायदा थर्ड वर्ल्ड वॉर का जोन शुरू हो जाएगा वहां से। लेकिन ये खित्ता जो जहां पे हम रहते हैं, इस खित्ते से जो मैं कहती हूँ ना अहम काम लिए जाने हैं, उसकी बिगिनिंग इन 2 सालों से होने जा रही है। वेल सामिया जी, एज आई सेड कि दिल तो था कि आपके साथ जरा लंबी नशिस्त रखे, लेकिन आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया जो प्रेडिक्शंस आपने हम तक पहुंचाई हैं। अब देखना यह है कि जो उसमें से क्या क्या बेहतर होता है। सामिया बार बार एक बात कहती हैं कि ज़ाहिर गैब का इल्म तो परवरदिगार को है, लेकिन ये एक इल्म है जिसके तनासुब से हम देखते हैं कि किसके सितारे किसको ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। तो उस पर आज हमने थोड़ी सी बात की। अब एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अगर आप लोग लैपटॉप खरीदने वाले हैं और आप समझते हैं कि लैपटॉप कैसा होना चाहिए, लैपटॉप की खरीदारी के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो इस पर जरा बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे तस्करा किया कि ज़ाहिर आज की दुनिया में हम देखते हैं कि हर चीज़ एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। बचपन से हमने भी और अभी आज के बच्चों को देखें तो वो लैपटॉप जो है हर घर की ज़रूरत ही बन गया है। लेकिन लैपटॉप की ख़रीदारी एक तो मुश्किल है, फिर उसके हवाले से आजकल मैं ये देख रही हूँ कि किसी भी तरह के मतलब मार्केट भरी पड़ी है हर तरह के लैपटॉप से। आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं और कौन सा बेहतर ऑप्शन है कि आप अपने बच्चे या किसी के लिए अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए वो मार्केट से जाकर परचेज करें, जिसकी वारंटी भी हो, जिसकी कुछ गारंटी भी हो। ऐसा ना हो कि आप पैसे भी दें और फिर हाथ भी कुछ ना आए। लेकिन इस के हवाले से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी एक अपना बूस्टर रखती है, इमर्ज कर रही है दुनिया भर में पाकिस्तान की इकॉनमी। उस पर भी हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनसे आज HP ज़ाहिर लैपटॉप के हवाले से जाना पहचाना नाम है, किसको नहीं पता होगा। मेरा ख्याल है आज भी हर घर में HP जो है वो मौजूद है, और नहीं है तो फिर आप लोगों ने रिस्क लिया है। बहरहाल आज एक इंपॉर्टेंट शख्सियात है जिनको आज हमने यहाँ दावत दी है। मेरे साथ मौजूद है नवाज धान जी, आप कंट्री बिजनेस मैनेजर हैं इमर्जिंग मार्केट्स एंड HP के। सर थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद नासिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब HP बिजनेस यूनिट हेड हैं मुलर एंड फिलिप्स पाकिस्तान से। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने तशरीफ लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आ रहे थे, मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी कि आप हमारे लिए कोई लैपटॉप्स की कोई ज़बरदस्त बातें लेकर आ रहे हैं। और ज़ाहिर जैसे मैंने कहा नवाज साहब, एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान जो है इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो एक इमर्जिंग मार्केट तो है ही, लेकिन हम टेक्नोलॉजी की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हाउ यू सी अबाउट इन पाकिस्तानी मार्केट्स, कि यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह से न सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है बल्कि वो इमर्ज भी कर रही है? देखिए, पाकिस्तान को जिस तरह से बाहर लोग बैठ के, अब जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिस तरह से लोग देखती हैं ना पाकिस्तान को, वो बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहूँगा या आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा। उसमें देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो हम सबको पता है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो 230 मिलियन, जो कि 23 करोड़ 24 करोड़ आवाम है हमारे पास, ठीक है जी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इतनी बड़ी हमारे पास पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है। अच्छा, यंग पॉपुलेशन है मतलब कि ये वो लोग हैं जो कि या तो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं या सीखे हुए हैं। अच्छा, फिर बड़े मज़े की बात है, जो टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज यूज़ होती है दुनिया भर में वो है इंग्लिश। तो ना सिर्फ हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन है, हम 5th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में, फिर हमारे पास जो है वो हम 3rd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन भी है, क्योंकि हम इंग्लिश बात कर सकते हैं।
फिर हमारे पास जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, हमारी 62% है लगभग, बिल्कुल जी। तो और वो है मीडियन एज हमारी, जिसको हम कहते हैं एवरेज एज ग्रुप जो है हमारा, वो 22 साल है। Absolutely. तो अगर आप इन सब चीज़ों को आप देखेंगे ना, तो किसी भी मुल्क की जो तरक्की है या उसके फ्यूचर को अगर कोई देखता है बाहर से, तो वो इन सब चीज़ों को देखता है। और गवर्नमेंट के एंड के ऊपर कुछ हमें राइट स्टेप्स लेने हैं पॉलिसी रिलेटेड, लेकिन अगर जब हमने ले लिए हुए हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए एक वेपन बन के दुनिया भर में हम इसको जो है ना वो यूज़ कर सकेंगे, ताकि हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आ सकें। इन्वेस्टमेंट के हवाले से दान साहब मैं आगे बात करती हूँ, लेकिन देखिए आईटी सेक्टर का तो बूम है, और ये मैंने अभी से नहीं, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2007 के बाद तो बहुत तेजी से जो है आईटी सेक्टर ऊपर आया। और एक जमाने में तो मुझे याद है कि मैं पूछती थी किसी स्टूडेंट से, तो कहते थे क्या बन रहे हैं जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, हर बंदा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा था। सो नाउ द टाइम इज टर्न, और फिर लोगों ने और बहुत सारी चीज़ों की तरफ देखा। आप बताइए कि आईटी सेक्टर में पाकिस्तान जो है उसका आप कितना मार्जिन देखते हैं, कितना मैक्सिमम लेवल पर आईटी सेक्टर में अभी काम हो रहा है, और कहाँ हमारे लकुनाज भी हैं, ये भी बताइए। जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंटली आज से जिस तरह से आपने बात की 2007 में जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे, तो हमारा सबका फोकस क्या था कि हमें किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब चाहिए। ऐसा ही है। आज जो हमारे इर्द गिर्द में हमारे फैमिली के अंदर हमारे कजन्स के बच्चे, हमारी फैमिली में बहन भाई के बच्चे, ये जो भी यंग ग्रेजुएट हो रहे हैं, ये क्या कहते हैं कि हमें अपना काम खुद करना है, हम आईटी में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बिल्कुल हमें फ्रीलांसिंग करना है। तो पाकिस्तान माशाल्लाह से दुनिया की 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग नेशन बन चुका हुआ है आज। तो ये सारे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेके आएगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी वो पॉलिसीज़ हम डेवलप कर सकें, ताकि हम इन लोगों को हेल्प कर सकें। ये एक वाहिद एक एरिया है जिसके ऊपर गवर्नमेंट, एंड आई एम श्योर दे आर वर्किंग ऑन इट, बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है इसके ऊपर। और अगर हम इस पर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम भी किसी भी बड़ी तरक्की याफ्ता मुल्क से पीछे नहीं रह जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है नवाज साहब, क्योंकि अब अगर मैं क्योंकि पॉलिटिकल शो करती हूँ तो मैं पॉलिटिक्स के हवाले से बता सकती हूँ, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ज्यादातर जो इस वक्त फोकस है वो उनका आईटी सोशल मीडिया है, कि वहां पर वो जिस हद तक बेहतर और मैक्सिमम काम दिखा सकें लोगों को। अच्छा, अब आप लोग बैठे हुए तो लोग कहेंगे कि एचपी की तारीफें मैं क्यों कर रही हूँ। अब मामला ये है कि सर जब हम लैपटॉप, फिर मैं पुराना चली जाऊंगी, तो मैंने भी एचपी खरीदा था, जो सच्ची बात है। अब मुझे ये बताएं कि हम क्यों रिलायबल करें नवाज साहब, और आप भी बताएं नासिर साहब, कि एचपी की तरफ ही क्यों जाएं। अब मार्केट तो भरी पड़ी है मुख्तलिफ लैपटॉप से, और प्राइस रेट्स भी सबके जो है फ्लैक्सिबल है, लेकिन एचपी है मेरे पास तो अभी भी, अगर आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगी, लेकिन ये कि बताएं क्यों लोग इस तरफ ज्यादा रुझान करें। नासिर साहब इससे पहले टेक ओवर करें, दो इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा। एक तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया जिनको नासिर साहब बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब ये सारी जितने भी पॉइंट्स मैंने बात की आप लोगों के सामने, कि जब ये चीज़ें हमने देखी तो हमने सोचा कि यार देखें पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ रही है, तो हम क्यों ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें जो कि ये जो 22 साल उम्र वाले जो लोग हैं जो फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं, और जिनकी खरीद जो ज़्यादा जिनकी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, तो हम उनके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट क्यों ना लेके आए जो कि इनको हेल्प भी करे और वो खरीद भी सकें। ठीक हो गया। तो उसी तरह से हमने हमारे पार्टनर्स जैसे मूलर एंड फिब्स हैं, उनके साथ मिलके हमने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है मार्केट के अंदर, जो कि AMD Ryzen 5 प्रोसेसर के ऊपर बेस करती है, और वो काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे है। और फिर अब मैं नासिर साहब को बताना चाहूँगा कि जी आप टेक ओवर करें और बताएं कि कैसे ये खरीदे कैसे। बिल्कुल सही है। देखें हमारे लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वाई HP, तो HP इज़ द कंपनी विच हैज़ अ कंप्लीट रेंज ऑफ नॉट ओनली लैपटॉप्स बल्कि डेस्कटॉप्स, मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स एज वेल। तो ये HP इज़ द ओनली वन कंपनी हु इज़ मेकिंग अवेलेबल ऑल दीज सॉल्यूशंस। ये रिक्वायरमेंट चाहे स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल गोइंग स्टूडेंट के अलावा कोई कंटेंट क्रिएटर हो, व्लॉगर हो, या फ्रीलांसर्स हो, वेबसाइट डिज़ाइनर्स हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्टार्टअप्स हो, हर किसी की ज़रूरत है कि एक HP का लैपटॉप हो और उसके साथ एक HP का प्रिंटर हो।
द रीज़न वाई नाउ वी आर, नवाज ने जो बात की कि हमारे पास जो ये इस वक्त लैपटॉप जो मौजूद है विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल, हमारा पेज है MNP-HP चैनल 1, Okay. फेसबुक पेज है MNP-HP चैनल 1, वो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। वहाँ आप सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल भी देख सकते हैं, प्राइस की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और वारंटी की भी मालूमात ले सकते हैं। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट हमारा यूज़र ख़रीदता है, वी आर वेरी सिंसियर विद आवर कस्टमर्स के प्रोडक्ट लेते वक्त उसको जहन में ये रखना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट ले रहा है, चाहे वो HP ही का क्यों ना हो, लेकिन उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज है कि नहीं है। हाँ, ये बात मोस्टली लोग जो है वो दुबई से ले आते हैं, US से ले आते हैं, और यहाँ लाने के बाद अक्सर मुझे डेली तकरीबन कोई 8-10 कॉल्स आती हैं जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि ये लैपटॉप मैं दुबई से लेके आया था और ये काम नहीं कर रहा, तो मैं इसकी वारंटी सही करवा लूँ। या किसी दुकानदार से ख़रीदा था और उसने मुझे ये कह के बेचा था कि इसकी इंटरनेशनल वारंटी है, जो वेरी एक्साइटिंग है मेरे लिए कि मुझे बाहर जाके भी मिलेगी। लेकिन जब मैं वारंटी क्लेम कराने उस शॉप पे गया तो उसने मना कर दिया कि ये तो मैं नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल, मतलब आपको दुबई से ही जाके सही करानी होगी। तो कंपनी यहाँ पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, MNP इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर फॉर HP प्रोडक्ट्स, और हमारे सर्विस सेंटर्स कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में डेडिकेटेड HP के सर्विस सेंटर मौजूद हैं। प्रोडक्ट आप जब भी ख़रीदें वो आप ऐसी ख़रीदें प्रोडक्ट जिसमें, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, सबसे पहले मेक श्योर करें कि जो HP का जो भी लैपटॉप ख़रीदें वो सील पैक हो, कहीं से खुला हुआ ना हो, ठीक है। और इस प्रोडक्ट के साथ आप देखें कि ये MNP का वारंटी कार्ड मौजूद है। इस वारंटी कार्ड में आपको जो है वो प्रोडक्ट की सारी डिटेल मौजूद होती है और इसके सर्विस सेंटर की लोकेशंस मौजूद होती हैं कि कहाँ कहाँ सर्विस सेंटर हैं, उनके नंबर्स मौजूद हैं। ये सारी डिटेल्स आपको MNP-HP चैनल की वेबसाइट से भी मिल सकती है। और ये प्रोडक्ट के साथ आता है इसका वारंटी कार्ड। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद प्रोमिनेंट लोकेशंस पे हैं जहाँ पे आप जाके अपनी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, वारंटी क्लेम करने में यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पैनी, आपको कोई पैसा नहीं देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और कोई जुगाड़ नहीं होती, कोई पार्ट रिपेयर नहीं होता बल्कि रिप्लेस होता है। लाइक फॉर इंस्टेंस आपका की पैड है, वो A टाइप करने के बजाय B टाइप करना शुरू हो गया, कोई एरर आ गया, की पैड विल बी रिप्लेस्ड। हर चीज़ रिप्लेस होती है, सारे पार्ट्स जो होते हैं। तो आपका पैसा है, आपने ही इसको खर्च करना है, लेकिन आप ख़रीदने से पहले ये तसल्ली कर लें कि जो भी प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं उसकी पाकिस्तान में ऑफिशियल वारंटी मौजूद है कि नहीं है। मैंने MNP का जो आपने अभी तस्करा किया, आप लोगों के आने से पहले मैंने वो पूरा गो थ्रू किया था। मैंने जाके देखा कि वहाँ पे अबाउट अस पे क्या लिखा हुआ है, आपको कांटेक्ट करें तो आप लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बगैर बताए वहाँ पर एक मामला जो है वो पता कर लिए। तो आप जो बता रहे हैं वो 100% वैसे ही है और बड़ी अच्छी अकोमोडेशन थी। ये नहीं कि आप मेरे सेट पे बैठे इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। लेकिन नवाज साहब, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया है, मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त हम जब सॉफ्टवेयर के बरामदात की बात कर रहे हैं, वो भी हमें दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक आ रहे हैं पाकिस्तान में। एक तो मुझे इसका जवाब दे दें कि पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की बरामदात में इजाफा आप देख रहे हैं कि हुआ है, और वक्त के साथ साथ क्या आप समझते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी इस रुझान का तेजी से बढ़ने के साथ साथ उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है कि यार वो इस बिजनेस में भी इंडल्ज हो रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंटली जब से ये जो हमारे यहाँ का जो करेंसी का जो इशू शुरू हुए थे, उसकी वजह से एक एडवांटेज ये हुआ है कि जो जितने भी लोग जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक हो गया, अब वो चाहे सॉफ्टवेयर हो या वो कुछ भी और चीज़ हो, तो उनको उसी कीमत में जो पाकिस्तान में है वो काफ़ी अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो है वो लोग काफ़ी फ्लरिश कर रहे हैं, लोगों का आमदनी बढ़ रही है। अब उनको देख देख के जितना भी, क्योंकि हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो एवरेज एज है वो 22 साल है। तो अब अगर आप 22 से 25 साल या 30 साल के लोगों को आप अगर एक राइट इनकम की एवेन्यूज़ दे देंगे तो वो जो है वो फिर वो राइट काम करना शुरू हो जाता है। सही बात है, उनको एक पाथ मिल जाता है जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो एक को देख के दूसरा और दूसरे को देख के तीसरा, तो ये रुझान पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि आज आप अपनी फैमिली में, अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो आई थिंक आउट ऑफ 10 अगर मैं कहूँगा 7 या 8 लोग खुद अपना सॉफ्टवेयर या अपना सर्विसेज, IT सर्विसेज का काम कर रहे हैं। तो ये बात गलत नहीं होगी। तो ये जो आपने बात कही ना कि जो हमारा कंट्री का जो रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका रीज़न ये भी है। प्लस हम इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है, जो बाकी की दुनिया के अंदर एक देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर बैठा हुआ हूँ सिंगापुर में और अगर मुझे अपनी कोई भी IT सर्विसेज आउटसोर्स करनी है तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि जिससे मैं कम्युनिकेशन
ठीक है ना। फिर दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कंपेयर करूंगा कि जी इनकी प्राइस क्या है और दूसरे किसी अवेलेबल रिसोर्सेज की प्राइस क्या है। सो तो कंपैरिजन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जी ये बंदा यहाँ पर स्किलफुल भी है, रिसोर्सफुल भी है, इंग्लिश भी अच्छी तरह से बात कर सकता है और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी है। और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की पिलर बन के उभर रही है बहुत। और इंटेलिजेंशिया जो है वो तो खैर पाकिस्तानियों में माशाल्लाह वो जुगाड़ के अलावा वैसे भी इंटेलिजेंट है। जुगाड़ की इंटेलिजेंसिया है। जो लोग पहले इफ आई सी माय चाइल्डहुड तो लोग ज़्यादातर ये होता था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, बट नाउ यू सी कि एवरी चाइल्ड वांट टू बिकम टू गो इन आईटी इंडस्ट्री। और आज का जो डॉक्टर और इंजीनियर है उसके लिए भी आईटी की उसकी इंफॉर्मेशन होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि पहले जो मैनुअल एक्सरेज प्रिंट निकलते थे और जो अल्ट्रासाउंड और वो सब भी अब आपको मॉनिटर पे स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, जहां वो उसको इनलार्ज करके और जूम करके देखते हैं और वो सारी तशखीस करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। आपने लैपटॉप खरीदने का तो थोड़ा हमें बता दिया कि हम ऐसे खरीदें, प्राइस की बात नहीं कर रही मैं, वैसे ही मैं कह रही हूँ कि एचपी की जो क्वालिटी है उसकी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई वो क्वालिटी। अच्छा, मुझे नहीं पता कितने लोगों के पास है और क्या उसका आप लोगों के पास परसेंटेज है कि कितने % लोग जो हैं वो इस प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, बट रिलायबल सोर्स यही कहते हैं कि लोग ज़्यादातर इसी तरफ ही रुझान है उनका। अब मुझे बताएं पिछले कुछ 10 सालों का अगर हम अहाता करें, क्या आप लोगों की मार्केट रही है, क्या लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ है, या लोग क्योंकि और प्रोडक्ट्स क्योंकि आए हैं तो कहीं ना कहीं एचपी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है लोगों में? देखिए, इन अ सेंस नॉट दैट कॉम्प्रोमाइज के लोगों ने खरीदना छोड़ दिया हो या उस तरफ उनका रुझान ना जा रहा हो। देखिए, यही किसी भी एक बड़ी कंपनी को अगर आप देखते हैं ना कि उसकी कामयाबी क्या है, तो इसका तरीका यही है देखने का कि आप कितने सालों से आप ये काम में हैं। तो एचपी जो है वो करीबन कोई 70-80 साल से यही काम कर रहा है, एंड वी आर स्टिल मार्केट लीडर्स। तो अगर आप देखें कि हम मार्केट लीडर हैं और इतने सालों से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और आज भी जिस तरह से नासिर साहब ने बताया कि जो हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है उसमें कंटिन्यूसली हम इजाफा किए जा रहे हैं। इनोवेशन है। अगर हम आप बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर के अंदर जो आप बात करते हैं रख के भी दिखा रहे हैं इनोवेटिव। एक जमाना था इतना बड़ा लैपटॉप जब मैंने पहला खरीदा तो इतना बड़ा लैपटॉप था, बल्कि जी, और इतना भारी माशाल्लाह के एक हाथ से नहीं उठता था। तो ये भी, और आज ये बिल्कुल यूं टेढ़ा मेढ़ा कर दे, आपको किताब बना लें और हाथ में बगल में दबा के चलते बने आराम से, बहुत इजी टू हो गया। वेल, वक्त बहुत कम है। नवाज धांजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन, एंड सैयद नासिर हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों तशरीफ लेकर आए और हमें एचपी से मालूमात दी। अब आप पर है, अच्छी चीज खरीदेंगे तो देर पा होगी और लॉन्ग रन आप उसको चला सकेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जिस तरह से आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, कभी इम्कान है कि अगर एचपी जैसी कंपनीज हमारे साथ इसी तरह आगे बढ़ती रहीं तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकेगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। पेशगी आप सबको साल 9 की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़।